नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका स्वागत है। यह आईपीसी के फोर्थ सेशन का यह थर्ड वीडियो है। फोर्थ सेशन में आपको धारा 299 से लेकर के 377 तक का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा जा रहा है। थर्ड वीडियो में आपको आज सेक्शन 300 टू 302 तक का सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा जाएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? 41 में का अपने छोटे बच्चे को मगरमच्छ से भरे तालाब में यह जानते हुए कि वह मगरमच्छों से भरा हुआ है, इस विश्वास के साथ फेंक देता है कि इसे मगरमच्छ नहीं खाएगा, किंतु इससे बच्चे को मगरमच्छ खा जाता है। ऑप्शन ए बच्चे की हत्या का दोषी होगा। ओके। ऑप्शन बी का आपराधिक मानववध का दोषी होगा। ऑप्शन सी का उपहत्या करने का दोषी होगा। ऑप्शन डी का किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। यह क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 1983 तथा 2007 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं का क्या है, यह जानता है कि तालाब में क्या है, मगरमच्छ है, तथा उसे यह भी विश्वास है तथा यह भी उसे ज्ञान है या उसे यह भी संभावना है कि बच्चे को यदि मगरमच्छ से भरा तालाब में फेंका जाए तो बच्चे की मृत्यु हो सकती है। फिर भी यह जानते हुए और उसे क्या करता है, मगरमच्छ से भरे तालाब में बच्चे को रख देता है। परिणाम से क्या करता है, मगरमच्छ बच्चे को खा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, वह बच्चे की हत्या का दोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए व्याख्या फिर देख लेते हैं। इसमें क्या है, बच्चे को मगरमच्छ से भरा तालाब में फेंकना ऐसा कार्य है जिसमें कार्य करने वाला यह जानता है कि वह कार्य इतना आसन संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि मगरमच्छ बच्चे को खा जाएगा, अतः क बच्चे की हत्या का दोषी होगा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? 42 में क की विधवा भाभी जब अपनी प्रेमी से मिलने जा रही थी तो क ने हाथ में गरासा लेकर उसका पीछा किया, और जब वह अपने प्रेमी के कमरे में पहुंची तो क ने उसे मार डाला। इस प्रकार क ऑप्शन नंबर ए किसी प्रकार का दोषी नहीं है। ऑप्शन बी हत्या का दोषी है। ऑप्शन सी प्रकोपन की स्थिति में कार्य करने के आपराधिक मानववध तथा हत्या के कोटि में नहीं आता है, उसका दोषी है। या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 1983 में पूछा जा चुका है। ओके। मैं आपको बता दूं इस स्थिति में क क्या है, उसके पीछा करके तथा गरासे से उसको मार डालता है। इस स्थिति में वह प्राइवेट डिफेंस का बचाव नहीं पा सकता है। वह क्या होगा, वह आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी होगा, अर्थात वह कब किस प्रकार किसका दोषी होगा, का हत्या का दोषी होगा। 42 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके। चलिए मैं इसका व्याख्या बतला देता हूँ। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 1 के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इसमें गंभीर और अचानक प्रकोपन नहीं हुआ है, बल्कि क ने सोच समझ कर गरासा लेकर अपनी भाभी का पीछे किया है, अतः क हत्या का दोषी है। ओके। यह बात आपको है लोचन का वाद से संबंधित है यह समस्या। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या? 43 में अ उम्र 21 वर्ष और उसकी प्रेमी ब उम्र 19 वर्ष दोनों आत्महत्या करने को तैयार होता है। ब की हत्या कर देता है, परंतु हिम्मत टूटने से अपने को नहीं मारता है। तब ने अपराध किया, अर्थात कौन सा अपराध किया? ऑप्शन नंबर ए हत्या का अपराध किया है। ऑप्शन बी कोई अपराध नहीं किया। ओके। ऑप्शन सी ऑप्शन ए हत्या का अपराध किया है। ऑप्शन बी आपराधिक मानववध जो कि हत्या कोटि में नहीं आता है, उसका अपराध किया है। ऑप्शन सी हत्या के प्रयत्न का अपराध किया है। ऑप्शन डी कोई अपराध नहीं किया है। ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, ए और बी अर्थात और वो दोनों मिलकर सोचा चलो हम सुसाइड कर लेते हैं, हाँ, एक दूसरे को मार देंगे। तो परिणाम स्वरूप एक दूसरे को तो नहीं मार पाता है, एक दूसरे को मार देता है, परंतु दूसरा अपने आप को नहीं मार पाता है। ओके। इस स्थिति में वह कौन सा अपराध का दोषी होगा? तो वह होगा आपको आपराधिक मानववध जो कि हत्या कोटि में नहीं आता है, उसका दोषी होगा। यह समस्या दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य के वाद पर आधारित है। ओके। चलिए मैं इसका व्याख्या बतला देता हूँ। अ का कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का अपवाद 5 के अधीन आता है, क्योंकि प्रेमिका ने सहमति दी है, अतः अ ने आपराधिक मानववध का अपराध किया है जो कि हत्या कोटि में नहीं आता है। यह समस्या दशरथ पासवान बनाम बिहार राज्य के वाद पर आधारित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44
क्या क्वेश्चन नंबर 44 है, इन केस ऑफ द फ्री फाइट बिटवीन टू पार्टी, यदि दो पक्षकार के बीच युद्ध होता है, ओके, स्वतंत्र पक्षकार के बीच युद्ध होता है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन अवेलेबल ऑफ बोथ द पार्टीज, अर्थात दोनों पार्टी को प्राइवेट डिफेंस प्राप्त होगा। फिर ऑप्शन बी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन अवेलेबल टू इंडिविजुअल एंगेंस्ट इंडिविजुअल, अर्थात इंडिविजुअल पार्टी को प्राप्त होगा इंडिविजुअल के विरुद्ध। ऑप्शन सी, नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल टू आइदर पार्टी, अर्थात किसी भी पार्टी को प्राइवेट डिफेंस प्राप्त नहीं होगा। ऑप्शन डी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल ओनली वन पार्टी, अर्थात किसी एक व्यक्ति को ही, किसी एक पार्टी को ही प्राइवेट डिफेंस प्राप्त होगा। तो मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ फ्री फाइट बिटवीन टू पार्टी, अर्थात दो पार्टियों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लड़ाई लड़ा जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज बिटवीन अवेलेबल टू बोथ द पार्टी, अर्थात दोनों पक्षकारों को क्या होगा? प्राइवेट डिफेंस प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यूपीएसजीएस 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए मैं इसका व्याख्या बतला देता हूँ। दो पक्षकारों के बीच में झगड़े के मामले में परिस्थिति ऐसी होती है कि व्यक्तिगत पक्षकार का अधिकार दोनों पक्षों को उपलब्ध होता है, अर्थात प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दोनों व्यक्तियों को उपलब्ध होता है। किंतु उच्चतम न्यायालय ने जुम्मन बनाम AIR 1957 सुप्रीम कोर्ट के बाद में निर्धारित किया कि विश्वसनीय और स्पष्ट साक्ष्य की अनुपस्थिति में झगड़े का प्रारंभ किस प्रकार हुआ था, कौन सा पक्ष आक्रामक था, किसी भी पक्ष की ओर से प्राइवेट प्रतिरक्षा की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अचानक झगड़ा जनित आवेश में कारित मानववध को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अपराध के अंतर्गत माना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्या 45 में आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह किया गया? कौन सा आपराधिक मानववध है जो हत्या नहीं होगा यदि वह किया गया? ऑप्शन नंबर ए, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के अधीन। ऑप्शन बी, पागलपन में किया गया। ऑप्शन सी, नैतिक आस्था में किया गया। ऑप्शन डी, क्रोध में किया गया। मैं आपको बता दूं, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह क्या होगा? गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के अधीन किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आपको राजस्थान प्री 2008 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, मैं आपको बता दूं, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपराध 1 के अनुसार आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन किया गया, किंतु इसके लिए आवश्यक है कि वह प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो गया, तभी उसे ही बचाव मिल पाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, अर्थात आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगा यदि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्या 46 में आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह किया जाता है? आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह किया जाता है किस स्थिति में? ऑप्शन नंबर ए, जब अपराधी क्रोध में कार्य कर रहा है। ऑप्शन बी, जब अपराधिक पागलपन में कार्य कर रहा है। ऑप्शन सी, पीड़ित की सहमति से जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। ऑप्शन डी, पीड़ित की सहमति से जो 21 वर्ष का आयु पूरा कर चुका है। क्वेश्चन आपको यूपीएससी 2005 तथा 2007 में क्रमशः पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह किया गया हो पीड़ित व्यक्ति की सहमति से जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं बता देता हूँ व्याख्या। प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 5 पर आधारित है। अपवाद 5 के अनुसार आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि वह व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक आयु के होते हुए अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे या मृत्यु का जोखिम उठाए। अतः 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति का जोखिम उठा सकता है और वह हत्या नहीं है। हत्या नहीं है, क्या होगा? वह आपराधिक मानववध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछ रहा है? 47 पूछ रहा है कि क ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन पर साशय ग की मृत्यु कर देता है। ग ख का भाई है, क ने क्या अपराध किया है? अर्थात क से किसको प्रकोपन मिला है? ख को प्रकोपन मिला है। तो यहाँ पर क से ख को प्रकोपित किया गया है तो उसी को ना प्रभावित किया जाना चाहिए, परंतु क्या किया? क को प्रकोपन मिला तो वह ग की मृत्यु कर दिया जो कि ख का भाई था। तो क पर यहाँ कौन सा अपराध किया? ओके, ऑप्शन नंबर ए, हत्या का अपराध किया है। ऑप्शन बी, घोर उपहत्या का अपराध किया है। ऑप्शन सी, आपराधिक मानववध का जो हत्या की कोटि में नहीं आता है उसका अपराध किया है। फिर ऑप्शन डी, हत्या के प्रयास का अपराध किया है।
यह क्वेश्चन आपको उत्तराखंड एपीओ 2005 तथा यूपी सिविल जज 2004 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। जिस व्यक्ति द्वारा गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया जाता है उसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्य किया गया हो तो बचाव मिलता है, न कि साहसपूर्वक किसी अन्य व्यक्ति को कोई प्रभाव किया गया। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या था, क ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिलने पर सास अर्थात आशय पूर्वक किसने वह क्या किया, ग की मृत्यु कर दिया, जो कि क्या था, ख का भाई था। तो यहाँ पर कौन सा अपराध का दोषी होगा, तो यहाँ पर क हत्या के अपराध का दोषी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछा जा चुका है, जैसे राजस्थान में भी पूछा है 1998 में एंड यूपी सिविल 2002 में भी पूछा जा चुका है। चलिए मैं इसका व्याख्या बता देता हूँ। यहाँ क सात से पूर्व क्या किया है, ग की मृत्यु का किया है। गंभीर और अचानक प्रकोपन ग द्वारा नहीं दिया गया था। गंभीर और अचानक प्रकोपन किसके द्वारा दिया गया था, तो वह ख द्वारा दिया गया था। ओके, अतः क ने हत्या का अपराध किया। ये दृष्टांत है आपको आईपीसी की धारा 300 के अपवाद ए के दृष्टांत क है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है 48 में, 48 में क को म गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। क इस प्रकोपन से म पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें यह न तो उसका आशय यह का जो समीप ही है किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का है, और न वह जानता है कि संभाव्य है कि वह यह का वध कर दे। क यह का वध कर देता है, क दोषी है। ऑप्शन नंबर ए हत्या का, ऑप्शन बी आपराधिक मानव वध का, ऑप्शन सी हत्या के प्रयास का, ऑप्शन डी किसी अपराध करने क्योंकि उसका कृत्य सामान्य अपवाद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आपको यूपीएससी 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं इस स्थिति में कौन सा अपराध का दोषी होगा, तो इस स्थिति में आपको केवल आपराधिक मानववध का दोषी होगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्री 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो कैसे दोषी होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। यहाँ न तो यह का वध करने का आशय रखता है और न ही संभाव्य रूप से जानता है कि वह यह का वध कर देगा। क गंभीर और अचानक प्रकोपन के अधीन पिस्तौल चलाता है। क केवल आपराधिक मानववध का दोषी है। बात बतलाई गई आपको आईपीसी की धारा 300 के अपवाद एक के दृष्टांत ख में बतलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन 49 में क्या पूछा रहा है, अ ने एक रिवॉल्वर उठाई और ब को जान से मारने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर को भरी हुई समझते हुए उसका ट्रिगर दबा दिया। सौभाग्य से रिवॉल्वर भरा हुआ नहीं था और ब को कोई नुकसान नहीं हुआ। अ ने कौन सा अपराध किया। ओके, ऑप्शन नंबर ए हत्या का अपराध किया है, या फिर ऑप्शन बी हत्या का प्रयास किया है, या फिर ऑप्शन सी हत्या के कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध किया है, या फिर ऑप्शन डी और ने कोई अपराध नहीं किया। ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्री 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बतला दूँ, ने जो एक रिवॉल्वर उठाया था वह उठाई और बॉक को जान से मारने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर भरी हुई समझते हुए ट्रिगर दबाया, परंतु सौभाग्य से क्या था, रिवॉल्वर भरी हुई नहीं थी। यहाँ पर कौन सा अपराध किया, यहाँ हत्या के प्रयास का अपराध किया। ओके, यद्यपि यहाँ रिवॉल्वर में गोली भरी हुई नहीं थी और ब को कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का दोषी होगा। ओके, क्योंकि ने ब को जान से मारने के आपराधिक आशय से गोली चलाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित प्रकरण में अर्थात निम्नलिखित मामले में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि बच्चे को लेकर कुआं में कूद जाना जिससे कि मृत्यु हो जाए क्षम्य नहीं है, और महिला को आईपीसी के सेक्शन 300 के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत दोषी पाया जाएगा। यह कौन से बाद में कहा गया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए सम्राट वर्सेस धीरजिया AR 1962 इलाहाबाद हाईकोर्ट, ऑप्शन बी गैरासीबाई वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी बिमला वर्सेस दिल्ली प्रशासन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन आपको एमपी सिविल जज 1989 में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं प्रकरण बताया गया था आपको गैरासीबाई वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य के मामले में बताया गया था उच्चतम न्यायालय ने कि बच्चे को लेकर कुआं में कूद जाना जिससे कि मृत्यु हो जाए क्षम्य नहीं, और महिला को आईपीसी के सेक्शन 300 के सब क्लॉज 4 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या 51 में निम्नलिखित में से एक भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हत्या के आवश्यक तत्वों में से नहीं है, अर्थात हत्या के जो आवश्यक तत्व है उनमें से कौन सा है जो हत्या का आवश्यक तत्व नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए यदि कार्य इस प्रकार के शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु संभावित हो, ऑप्शन बी यदि कार्य जिससे मृत्यु की गई है मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, ऑप्शन
सी, यदि कार्य उस प्रकार के शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है जो प्राकृतिक सामान्य प्रक्रिया में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन डी, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति को ज्ञान है कि वो इतना खतरनाक है कि कार्य सारी संभावनाओं में मृत्यु कारित कर देगा। ओके, तो कौन से है जो मृत्यु कारित करने के लिए आवश्यकता तो नहीं है। ओके, तो मैं आपको बता दूँ, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस 1995 में पूछा जा चुका है। तो यह हत्या के लिए आवश्यक तत्व नहीं है, तो वह है यदि कार्य इस प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाने का आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु संभावित है। ओके, यह क्या है, हत्या के परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए मैं व्याख्या बतला देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में परिभाषा हत्या के अनुसार यदि कार्य इस प्रकार का है कि शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से किया गया जिससे मृत्यु न संभव है, आवश्यक तत्व में नहीं आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, 52 में पूछा जा रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ कमिटेड मर्डर अर्थात हत्या की तैयारी करना क्या है। ऑप्शन नंबर ए पनिशेबल है अर्थात दंडनीय है। ऑप्शन बी नॉट पनिशेबल अर्थात दंडनीय नहीं है। ऑप्शन सी पनिशेबल विथ फाइन अर्थात जुर्माना के साथ दंडनीय है। ओके, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। यह क्वेश्चन आपको यूपीएचएस प्री 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बतला दूँ, हत्या की तैयारी करना दंडनीय नहीं अर्थात क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात नॉट पनिशेबल। मैं आपको बतला दूँ, हत्या की तैयारी करना तो दंडनीय नहीं है, परंतु क्या है, डकैती की तैयारी करना दंडनीय बताया गया है। डकैती की तैयारी करना आपको आईपीसी सेक्शन 399 में बताया गया, जिसमें आपको 10 वर्ष तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकता है। ओके, इसलिए मैं इसका व्याख्या बतला देता हूँ। हत्या कायद करने की तैयारी मात्र भारतीय दंड संहिता के किसी भी धारा में दंडनीय नहीं है, क्योंकि हत्या का अपराध एक पूर्ण अपराध है और जब तक कोई कार्य करके इसे कारित नहीं करता है वह दंडनीय नहीं होगा। यदि पीड़ित व्यक्ति बच जाता है तो दोषी व्यक्ति की हत्या के प्रयत्न के लिए धारा 307 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, किंतु मात्र तैयारी दंडनीय नहीं बनाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, 53 कोल्ड ब्लडेड मीन्स क्या होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए डोसाइल, ऑप्शन बी रथलेस, ऑप्शन बी इनएक्टिव, ऑप्शन डी इन्फेक्टेड। क्वेश्चन आपको एमपी सिविल 2012 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अर्थात कोल्ड ब्लडर का तात्पर्य क्या होगा, तो कोल्ड ब्लडर का तात्पर्य निरसन से होता है, अर्थात क्या होगा, रथलेस हो गया कोल्ड ब्लडेड का। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, रुथलेस। उपरोक्त शब्द कोल्ड ब्लडेड का प्रयोग सामान्यतः हत्या के संदर्भ में किया जाता है जहाँ पर अमानवीय तरीके से अर्थात पूर्ण मानवीय संवेदना से रहित होकर हत्या का अपराध किया जाता है। अतः उपरोक्त विकल्प में से रथलेस अर्थात निर्दयतापूर्व या निरसंसतापूर्व का सही अर्थ है कि जिसका अर्थ है सुनियोजित तरीके से किया गया अपराध भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी रथलेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के विषय में निम्नलिखित में से एक सही नहीं। ओके, गंभीर और अचानक प्रकोपन से संबंध में कौन सा है जो बातें सही नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए यह कि प्रकोपन को बुलावा नहीं दिया गया। ऑप्शन बी यह कि आरोपी स्वेच्छा प्रकोपित नहीं हुआ कि दूसरे की जान लेने का बहाना बना जाए। ऑप्शन नंबर सी यह कि लोक सेवक द्वारा अपनी वैधानिक शक्ति के प्रयोग में प्रकोपन नहीं हुआ है। ऑप्शन डी यह आवश्यक नहीं है कि आरोपी ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया। यह क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस 1995 में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं, नीचे 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो गंभीर और अचानक प्रकोपन का आवश्यक तत्व या फिर सही नहीं है। गंभीर और अचानक प्रकोपन का बचाव नहीं लिया जा सकता निम्नलिखित किस परिस्थिति में। तो मैं आपको बता दूं, वह परिस्थितियाँ यदि यह आवश्यक नहीं है कि आरोपी ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया। ओके, गंभीर और अचानक प्रकोपन के लिए यह सही नहीं है कि यह आवश्यक नहीं है कि आरोपी ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया, जबकि अन्य सभी क्या आवश्यक है, यह कि प्रकोपन को बुलावा नहीं दिया गया हो, यह सही है, तथा यह कि आरोपी स्वेच्छा प्रकोपित नहीं हुआ हो कि दूसरे की जान लेने के बहाना बन जाए, स्वेच्छा प्रकोपित नहीं हुआ हो, दूसरे द्वारा प्रकोपित किया गया हो। ओके, एंड सी क्या है, यह कि लोक सेवक द्वारा अपनी वैधानिक शक्ति के प्रयोग में प्रकोपन नहीं किया गया, अर्थात लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य है जिससे यदि कोई व्यक्ति प्रकोपित होता है तो उससे बचाव नहीं मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैं इसका व्याख्या बतला देता हूँ। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 का पाद 1 के अनुसार गंभीर एवं अचानक प्रकोपन का अपराध
का लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि प्रकोपन ऐसे हो कि आरोपी ने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या, क द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में ख का, जो कि क का शिशु है, ग सात से वध कर देता है। ग ने ऑप्शन नंबर ए हत्या का अपराध किया है। ऑप्शन बी सदोष मानववध का अपराध किया है, जो हत्या नहीं है। ऑप्शन सी कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने प्रकोपन के फलस्वरूप ख का वध कर दिया। ओके। ऑप्शन नंबर डी, ख की मृत्यु उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण कार्य से किया, जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है। ओके। तो क द्वारा किए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश में ख का, जो कि क का शिशु है, ग क्या करता है, सात से वध कर देता है। तो ग ने कौन सा अपराध किया, तो ग ने हत्या का अपराध किया है। ओके। क्योंकि प्रकोपित उसके शिशु द्वारा नहीं दिया गया था, या फिर उसके शिशु द्वारा नहीं सहन करने की अपेक्षा में था, क्योंकि क द्वारा किए गए प्रकोपन के आवेश में वह ख को मार सकता था, न कि क के शिशु को मारता। ओके, न कि उसके शिशु को मार सकता। क्वेश्चन नंबर 55 के अंतर्गत ग ने कौन सा अपराध किया, तो ग ने हत्या का अपराध किया। ओके, यह क्वेश्चन आपको एमपीसीबी 2012 में पूछा जा चुका है। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के दृष्टांत क के अनुसार में यह हत्या क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 56। भारतीय समाज से मृत्यु दंड नहीं हटाया जा सकता। उम्र कैद एक नियम है और मृत्यु दंड अपवाद है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह बात को बतलाया था, तथा मृत्युदंड विरलतम से विरलतम मामले में ही दिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने कौन से वाद में उपरोक्त निर्णय दिए थे। ऑप्शन नंबर ए हरदयाल बनाम उत्तर प्रदेश के मामले। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश बनाम पारसनाथ के मामले में। ऑप्शन सी बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, या फिर ऑप्शन डी श्री भगवान बनाम राजस्थान राज्य। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर कौन है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बताया कि उम्र कैद एक नियम है और मृत्युदंड अपवाद है। तो यह भी बताया कि मृत्युदंड विरलतम से विरलतम मामले में ही दिया जाएगा। ओके, भारतीय समाज में मृत्युदंड हटाया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन आपको उत्तराखंड सिविल जज 2011 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, इसमें क्या है, सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 300 के खंड 3 के अर्थ एवं परिधि को स्पष्ट किया था, कौन से वाद में। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। ऑप्शन डी पंडुरंगा बनाम हैदराबाद के मामले में। ऑप्शन डी हनुमंत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में, तथा ऑप्शन डी आजम खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 का मैं आपको बता दूं, सर्वोच्च न्यायालय ने बिरला सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में धारा 300 के खंड 3 के अर्थ एवं परिधि को स्पष्ट किया था। तो क्या स्पष्ट किया था, चलिए मैं इसको आपको व्याख्या के माध्यम से बता देता हूँ। बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने धारा 300 के खंड 3 के अर्थ और परिधि को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट किया था। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति बोस ने धारा 300 के खंड 3 को आकर्षित करने के लिए मानक तय किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में क्या है, 58 में पूछा जा रहा है कि पति और पत्नी के झगड़े में पति एक डंडे से पत्नी को पीटने का प्रयास करता है, जो दुर्घटनावश उसके गोद में लिए नवजात शिशु को लग जाता है और शिशु की तत्काल मृत्यु हो जाती है। पति दोषी है, पति किस अपराध का दोषी। ऑप्शन नंबर ए हत्या का। ऑप्शन बी हत्या कोटि में नहीं आने वाला आपराधिक मानववध का। ऑप्शन सी घोर उपहत्या का। ऑप्शन डी सदोष मानववध की कोटि में न आने वाले उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु कारित करने का। ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी स्पेशल 2007 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात वह घोर उपहत्या का दोषी है। ओके, पति का आशय या फिर पति का उद्देश्य नहीं था उस शिशु को मारना। ओके, परंतु उस शिशु की जो माँ के गोद में था, झगड़ा के दौरान चोट लग गया। ओके, परंतु पति का पीटने का आशय किसका था, पत्नी का था, पत्नी को पीटने का आशय था। ओके, यदि पत्नी को सामान्य चोट सामान्य स्तर पर वह चोट लगता तो वह क्या होती, घोर उपहत्या के लिए कारित होता। वही चोट यदि शिशु को लग गया तत्काल कारणवश उसकी मृत्यु हो गई, इसीलिए क्या होगा, पति कौन सा अपराध का दोषी होगा, तो पति घोर उपहत्या के अपराध का दोषी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, उक्त स्थिति में पति घोर उपहत्या अर्थात 320 कारित करने का दोषी होगा, क्योंकि पति का आशय मृत्यु कारित करने का नहीं था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 59।
मृत्युदंड विरले से विरले मामले में अर्थात विरले से विरले अपराध में ही दिया जाना चाहिए। यह कौन से वाद में अभी निर्धारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में। ऑप्शन डी रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश के मामले में। ऑप्शन सी टीवी वेत्समन बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में तथा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम.के. एंथोनिया के बाद में। यह क्वेश्चन आपको राजस्थान एपीओ 2015 तथा यूपी एपीओ 2005 तथा 2007 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बतला चुका हूँ प्रीवियस बार क्वेश्चन में भी बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि मृत्युदंड विरलतम से विरलतम मामले में ही दिया जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं इसका व्याख्या बता देता हूँ। प्रस्तुत समस्या बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले पर आधारित है। इस वाद में यह निर्धारित किया गया कि मृत्युदंड विरले से विरलतम अपराध में ही दिया जाना चाहिए। अतः सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में मृत्युदंड देने का मानक पेश किया। इस मामले में 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से निर्णय दिया, जिसे आज तक मार्गदर्शक निर्णय के रूप में अनुसरित किया जाता है। रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश के राज्य के मामले में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने मृत्युदंड को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। टीवी वेत्समन के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सुने जाने में दो से अधिक का विलंबन हुआ तो उसे आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। तथा उत्तर प्रदेश बनाम एम.के. एंथोनिया के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि जहां अभियुक्त आर्थिक कारण से हत्या करता है वहां उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित किस मामले में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि मृत्युदंड केवल विरले से विरलतम मामले में ही दिया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए आर बनाम गोविंदा। ऑप्शन बी हुस्न बनाम बिहार राज्य। ऑप्शन सी बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य तथा ऑप्शन डी सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। यह क्वेश्चन आपको झारखंड सिविल जज 2014 तथा उत्तराखंड पीसीजे 2015 एंड एमपी एपीयू 2009 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो मैं आपको बता दूं निम्नलिखित कौन से मामले में सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि मृत्युदंड केवल विरलतम से विरलतम मामले में ही दिया जाना चाहिए था। मैं आपको बतला चुका हूँ, यह आपको बताया गया है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य अर्थात जिसे बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अपना कीमती समय मेरे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।